कवि अपने पति कड़कनाथ और बेटा कालू के साथ रहा करती थी। कड़कनाथ का होटल का काम था और उसकी पत्नी सुंदरी उसको हाथ बटाया करती थी। धीरे धीरे कालू कौवा बड़ा होने लगा और उन्हें उसकी शादी की चिंता सताने लगी। सुंदरी अपनी सहेलियों के पास जाती है और उनसे कोई अच्छे से पक्षी हो तो बताने के लिए कहती है। होटल का काम होने के कारण उसे लड़की मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर एक दिन जब वो चमेली नाम की अपनी सहेली के पास जाती है तो चमेली उससे कहती है, क्या हुआ बहन, आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ तुम्हारा। सुंदरी कवि कहती है, हाँ बहन, मेरा बेटा कालू बड़ा हो चुका है, उसके लिए लड़की देख रही हूँ। क्या तुम कोई अच्छी सी लड़की जानती हो? हमें तो काम काजी लड़की चाहिए जो घर का काम भी करे और खाना बनाना भी जाने। तो उसकी सहेली कहती है, आप ना सही समय पर आई हो बहन। ये देखो, ये लड़की की फोटो कल ही मेरे पास आई है। इसका नाम पीलू है। तुम्हारे बेटे कालू की इसके साथ जोड़ी बहुत जचेगी, पर मगर दहेज में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुंदरी कहती है, बहन, मुझे अपनी बेटे का घर बसाना है, मुझे ना दहेज नहीं चाहिए। और जल्द ही कालू और पीलू चिड़िया की शादी हो जाती है। पीलू चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपने सास, ससुर, पति की सेवा में जी जान लगा देती है। सास उसे कहती है, बहू, तुम अपनी सेहत पे भी ध्यान दिया करो। दिन भर हमारी सेवा करती रहती है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। कालू अपने होटल का खाना गाड़ी में ले जाकर डिलीवर किया करता था। उसका खाने का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक से उनकी होटल में आग लग जाती है। पूरा होटल जलकर भस्म हो जाता है। पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। ले देकर हमारे पास एक ही तो काम था, अब वो भी भस्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, आप दुखी मत हो जाइए माँ जी, कम से कम किसी की जान तो नहीं गई, वही बहुत है, हम आगे और काम कर लेंगे। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए। दोनों सास और बहू लोगों के घर में जाकर काम किया करते थे, खाना बनाया करते थे, लेकिन उतनी पैसे से उनका गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। अब पीलू माँ बनने वाली थी और उसे थोड़े दिनों बाद बेटी पैदा हुई। अब उनकी चिंता और बढ़ गई थी क्योंकि अब बच्चे का भी ख्याल रखना था और आमदनी उतनी हो नहीं रही थी क्योंकि कालू और उसके पिताजी कोई भी अपना काम जमा नहीं पा रहे थे। पीलू अपने पति से कहती है, देखिए जी, अब इस छोटे से बच्चे का भी हमें ख्याल रखना है, जल्दी से कोई काम वाम जमा लो। देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों का भी काम जमना जरूरी है। कालू कहता है, हाँ, हम लोग ऐसे मेहनत मजदूरी करने में अच्छे नहीं हैं। हम लोगों को तो खाना बनाना ही आता है। वैसे भी मैं और माँ जी दूसरों के घर में खाना ही तो बना रहे हैं, तो क्यों ना हम अब अपना एक छोटा सा होटल शुरू कर दें। उसके ससुर कहते हैं, अरे बेटा, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएगा? अरे जगह भी तो खरीदनी पड़ेगी ना। देखिए पिताजी, आजकल तो लोग ठेले में भी खाना बेचते हैं। हमारे पास इनकी गाड़ी है ना, हम इसमें अपना खाना बेचा करेंगे। अरे लेकिन गाड़ी में कौन खाना खाने आएगा? ठेले में तो फिर भी गरीब लोग खा लेते हैं, और वैसे भी अब ये गाड़ी खटारा हो चुकी है। अरे पिताजी, खटारा हुआ तो क्या हुआ, हम इसे सजा धजा देंगे और ये सुंदर दिखने लगेगी। और वैसे भी इस गाड़ी को कहीं जाना नहीं है। बहू, ये गाड़ी कहीं जाएगी नहीं तो खाना कैसे बिकेगा? तो पीलू कहती है, माँ जी, इस वैन के पीछे की दरवाजा खोलकर हम उसमें अपने खाने का सामान रखेंगे, 2-4 कुर्सी टेबल बाहर लगा देंगे और इस तरह से लोग खाना खाने के लिए आ जाएंगे। वैसे भी खाना लोग स्वाद के लिए खाते हैं। कालू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, एक बार कोशिश करने में बुराई नहीं है। जल्द ही पीलू गाड़ी की मरम्मत करके अपने परिवार के साथ मिलकर उसे सुंदर बना देती है और दोनों सास बहू मिलके स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और उन्हें उस वैन में बेचने लगते हैं। इस तरह से उनकी वैन की खाने की दुकान चल पड़ती है। लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं और बहुत से ग्राहक उसकी वैन के ढाबे को बहुत ही उम्दा आइडिया मानते हैं और रोज खाने के लिए आते हैं। इस तरह से पीलू का वैन का ढाबा उनके जीवन को बदल के रख देता है। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे।
बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने के खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया,
आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू, मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीद दूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।